आखिरी 2 मिनट। म्यूजिक बंद कर दो। सरल और सहज सांसों में ध्यान, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल और केवल ध्यान। सांसों में अंदर जाती है विश्वास और बाहर आती विश्वास को जागरूक प्रभाव से लेते हैं। आपका श्वास ही आपका गुरु और आपका श्वास ही आपका परम मित्र। आखिरी 1 मिनट। 30 सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी आंखों में रखें 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों से हटा लें और धीरे धीरे आंखें खोल लें। और एक बार जोरदार अपने सर के लिए, आज के ध्यान के लिए और अपने आप के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे, जो भी कल रीडिंग कंटिन्यू कर रहे थे। आज आगे की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे आरती की। हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा था कि लेखक जो है वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म जगत में चेतना के 7 खंड होते हैं। उसी के आगे और कैसे हम एक खंड से दूसरे खंड में जा सकते हैं, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि देव लोग जो सूक्ष्म जगत के 4थे खंड में रहते हैं, वे भी विकसित लोग हैं और निम्न कोटि के मूल तत्वों तथा प्रकृति आत्माओं से उसी प्रकार अलग हैं जैसे भौतिक जगत में निम्न प्रकार के कुलियों से विकसित लोग अलग होते हैं। देव जाति के लोगों का मानसिक दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न होता है। देव अक्सर प्रकृति की विविध प्रक्रियाओं में रुचि रखते हैं। उनका जीवन प्राकृतिक चीजों, समुद्र, पहाड़, पेड़, फूल, वर्षा आदि से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि वे जीवन की समस्याओं से जरा भी प्रभावित नहीं होते। इन समस्याओं में मनुष्य घिरा रहता है, पर हाँ, कभी-कभी अगर उसकी मदद की जरूरत हो तो वे इसमें दाखिल होते हैं। यद्यपि किसी भी देश की उन्नति या अवनति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वनस्पति जगत में प्रगति से वे निश्चित ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसी से मानव को अपनी भौतिक जरूरतें पूरी करने की सामग्री मिलती है। अतः उससे संबंधित अनुसंधान कार्य में इनकी बहुत रुचि रहती है। प्रत्येक पेड़, फूल और झाड़ी के लिए एक देव प्रभारी होता है। इस एक प्रभारी के नीचे हजारों सहायक काम करते हैं और सबका एक विशेष काम होता है। सभ्यता के नाम पर जब इंसान अतिक्रमण करके इन पेड़ों को काट डालते हैं, तो देव जाति के लोग नष्ट हुए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ उगाते हैं। मनुष्य कृत्रिम तरीकों से वर्षा कराने जैसे कई नए प्रयोग करता है, जिसमें इन लोगों की रुचि रहती है और वे अपने तरीकों से मनुष्य को भी अनुसंधान की गतिविधियों से प्रभावित करते रहते हैं। देव जगत की अभिव्यक्ति रंगों के माध्यम से होती है और जो लोग भूदृश्य
बागवानी के शौकीन होते हैं, वे सूक्ष्म जगत के तीसरे व चौथे खंड में देवों के द्वारा प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों को देख सकते हैं। जिस प्रकार धरती पर कोई वैज्ञानिक बागवान अपनी समझ से नई कलमें लगाकर तथा पराग कणों के प्रयोग द्वारा अलग अलग रंगों के फूल उपजा लेता है, देवलोग भी इस क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। और वैसे भी वे मनुष्यों से इस क्षेत्र में कहीं अधिक जानकारी रखते हैं और प्रकृति के ज्यादा समीप हैं, इसीलिए उन्हें और भी बेहतर परिणाम मिलते रहते हैं। वहां के फूलों की सुंदरता का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि वहां तो फूलों में कई 100 रंग दिखाई देते हैं, जबकि हमारे पास तो सिर्फ कुछ दर्जन रंग ही हैं। हम तो इन रंगों के केवल नाम जानते हैं, जबकि वहां उनमें थोड़े थोड़े अंतर के लिए एक अलग शेड है और उसका एक अलग नाम भी। देव जाति के लोग स्वयं को अलग अलग स्वरों में भी अभिव्यक्त करते हैं, ताकि जीवन की गतिविधियां प्रभावित हो सके। हम लोग अक्सर सही वातावरण पैदा करने की बात किया करते हैं। इसका अर्थ है लोगों को सामंजस्यपूर्ण मनस्थिति में लाना। देव जाति के लोग तो स्वयं को एक विकसित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसे उनके संगीत में देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में ये लोग जंगलों या घाटियों में एकत्र होकर दुर्लभ काष्ठ वाद्य यंत्रों में सुमधुर स्वर निकालते हैं, और वह भी सामंजस्य पूर्वक। उनके स्वर मनुष्य के स्वरों से कहीं अधिक ऊंचे जाते हैं, परंतु फिर भी वे कर्ण मधुर होते हैं। उनके संगीत में शब्द नहीं होते हैं और हम शब्द पर आधारित संगीत का प्रयोग करते हैं। वे लोग अक्सर समूह में गाते हैं, पर हाँ, एकल संगीतज्ञ भी होते हैं। मुख्य गायक वृंद उस समय मौन रहता है जब एक स्वर प्रस्तुत किया जाता है। गायक वृंद दूरी पर रहता है और मुख्य गायक ऊंचे पेड़ों पर अपने को स्थित करके संगीत बजाते हैं, जो अति मधुर होता है। जिन लोगों ने उस मधुर वृंदगान को नहीं सुना, उन्हें इसका विवरण देना कठिन है, परंतु इस संगीत का मनुष्य जाति पर भी प्रभाव पड़ता है। संभवतः शांति और सद्भावना फैलाने का यह उनका अपना तरीका है, क्योंकि वे तो धरती पर फैले हुए उन मतभेदों को समझ भी नहीं पाते जिनके कारण यह युद्ध हो जाया करते हैं। देव जाति के लोगों के पास कोई संपत्ति, जायदाद या पूंजी नहीं होती, न ही उन्हें इसकी कोई आवश्यकता है। प्रकृति आत्माएं बनने के बाद से ही उन्हें न तो धन कमाना होता है, न ही इसकी चिंता। इस मामले में वे मनुष्यों से अधिक भाग्यशाली हैं। यद्यपि देव जाति के लोग हमें कभी हंसते हुए नजर नहीं आते या ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हम उनकी प्रसन्नता को समझ सकें, पर चाहने पर वे हमेशा किसी की भी सहायता करने या उससे मित्रता करने को तैयार रहते हैं। वैसे तो उन्हें मनुष्य जाति से संबंध रखने में कोई दिलचस्पी नहीं, पर फिर भी भूकंप आदि आने की स्थिति में वे मनुष्यों की सहायता करते हैं। जब जब समुद्र, पानी, आग, भूकंप आदि के कारण कोई आपदा आती है, तो वे यहाँ मदद के लिए आते हैं। भूकंप आदि इसी प्रकार की आपदाएं हैं। ऐसी मुसीबत के समय बड़ी संख्या में देव यहाँ आकर मनुष्यों की मदद करते हैं। वे क्या करते हैं मैं ठीक से आज नहीं बता सकता, पर निश्चित ही इस संसार के संचालक की प्रक्रिया में उनकी भी भूमिका है, जिसे हम कुछ समय बाद अब से बेहतर जान सकेंगे। मानवीय संवेदनाओं से निपटने में भी देव जाति की अपनी भूमिका है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सूक्ष्म जगत में शारीरिक बीमारियों से कोई परिचित नहीं है, परंतु भावनात्मक उतार चढ़ाव वहां भी होते हैं। वहां भी लोग अत्यधिक अवसादग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत भाव जगत है और सूक्ष्म शरीर हमारी भावनात्मक चेतना का वाहन है। ऐसी परिस्थिति में देव लोग अवसादग्रस्त लोगों को फिर से भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए उनकी सेवा करते हैं। वे अपने दिव्य संगीत से उनके मन को शांत कर देते हैं। दुखी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर तो वहां अप्रसन्न लोग होते ही नहीं, क्योंकि वहां के हालात में किसी प्रकार के दुख का कोई कारण ही नहीं है। फिर भी कभी कभी यदि कोई इस मुसीबत में फंस जाता है, तो वे लोग अपने प्रभावकारी ढंग से उसकी देखभाल करते हैं और उसे फिर से स्वस्थ बना लेते हैं। मैंने तुम्हें सोचने के लिए बहुत सी सामग्री दे दी है। अब कल 11 बजे मेरी प्रतीक्षा करना। तब तक तुम्हारे पास भी मेरे लिए अपने अनुभवों का खजाना तैयार होगा। अब मैं चलता हूँ। क्या सुबह थी। मौसम काफी नम और गर्म था। मेरे भारतीय मित्र ने रोज की तुलना में अधिक बातें की थी।
यह भी सच है कि पिछले दिनों की अपेक्षा आज जो बातें हुई वे कहीं अधिक रोचक थी। वह हमारे लिए एक नई दुनिया के रास्ते खोल रहा था। अगर वह सब ऐसा ही है तो हमारे लिए अगली दुनिया से संपर्क कर पाना और भी आसान हो जाएगा। मुझे निश्चय ही अगली बार सूक्ष्म यात्रा पर जाने की उम्मीद से उत्तेजना हो रही है, और अगर इस बार की यात्रा भी पिछली बार की यात्रा जितनी ही आह्लादकारी रही तो मजा आ जाएगा। उस रात्रि के बाद से लेकर अब मैं चार्ल्स से नहीं मिल पाया हूँ, पर अब मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही। मैं जानता हूँ वह ठीक है। उसकी अनुपस्थिति अब मुझे वैसा परेशान नहीं करती। मैं अब उदास नहीं हूँ। अब लगता है कि अगर बहुत जरूरत पड़ी तो मैं उसे कभी भी मिल सकता हूँ। अब कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि वह कहीं चला नहीं गया, हमारे आसपास ही है। इस विश्वास का मेरे लिए क्या अर्थ है, यह शब्दों में नहीं बताया जा सकता, पर अब मैंने यह सोचना जरूर शुरू कर दिया है कि मैं अन्य ऐसे लोगों से बात करूं जो मेरी ही तरह उसी कारण से दुखी हैं, उनके चित्त को राहत दूं और उन्हें उस व्यवस्था के बारे में बताऊं जो शायद इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। शायद इसीलिए मेरी मदद की गई है, ताकि आगे मैं अन्य लोगों को यह जानकारी दे सकूं और उन्हें वे ही प्रमाण मैं भी दे सकूं जो मेरे मित्र ने मुझे दिए हैं। मेरी इच्छा बहुत प्रबल है। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन मैं अपनी यह इच्छा पूरी कर सकूंगा। अगले दिन शाम के समय मैं एक फिल्म देखने गया। रोमांचक फिल्म होने के कारण मैं कई घंटे उसमें व्यस्त रहा। लौटकर मैं तुरंत सोने चला गया, फिर लौट आया और इस युक्ति का प्रयोग करना चाहा कि मेरे सामने शीशा है और मैं उसमें पलंग पर लेटे हुए अपने आप को देख रहा हूँ। इस बार मुझे कुछ अच्छा परिणाम मिला। जैसे ही चेतना लुप्त होने लगी, मैंने खुद को अपने शयन कक्ष में खड़े हुए पाया, और यह मुझे याद भी रहा, और मैंने अपने शरीर को पलंग पर आराम से सोते हुए भी देखा। मुझे साफ याद है, मैंने कमरे के दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखकर उसे खोला। दरवाजे से आधा बाहर आ चुका था, जब याद आया कि दरवाजा तो हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं है, और मैं आगे निकल गया। सीढ़ियों से मैं उतरा, पैर फर्श से 1 फुट ऊपर थे। मुझे यह सब इसलिए याद है कि मुझे सीढ़ियों की मोड़ पर अपना सिर झुकाना पड़ा ताकि ऊपर टकरा न जाए। वैसे सिर झुकाने की जरूरत तो नहीं थी, पर यह आदतन ही हो गया था। मैं मुख्य द्वार से बाहर निकला और बंदरगाह तथा समुद्र की ओर आराम से बहता चला गया। इसके बाद अगली चीज जो मुझे याद है वह है सुबह रोज के नियत समय पर नींद से जागना। मैं अपनी अंतर चेतना में गहरे डूबा हुआ निश्चेष्ट लेटा था, पर इससे ज्यादा कुछ और मुझे याद नहीं आया। खैर, यह भी बहुत है। मुझे इस बात की खुशी है कि सोने के लिए जाते समय बिना किसी की मदद के चेतना की निरंतरता को बनाए रख सका, और अपनी यात्रा की पहली अवस्था तक मैं सब कुछ याद रख सका। इस समय रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं अपना हल्का डिनर कर चुका हूँ, बस अब गोली खाकर बिस्तर पर जाने वाला हूँ। इस बार का अनुभव न जाने कैसा होगा। अध्याय 7। इस बार लगता है मैं सोया ही नहीं। सुबह होने पर जब मुझे यह पता लगा कि मैं अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर चुका हूँ, उस समय मुझे वह सब कुछ स्पष्ट याद था जो भी हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी थिएटर में गया था और जागने पर मुझसे उस नाटक के बारे में लिखने को कहा गया है। अतएव मैं कागज पेंसिल लेकर बैठ गया और निष्ठापूर्वक यह सब लिखने लगा जो घटित हुआ था। गोली खा लेने के बाद मैंने अपनी प्यारी फ्रेंच घड़ी की ओर देखा, जो इस समय रात के 9:42 बजा रही थी। मैंने अपनी ओर से सोने की कोई कोशिश नहीं की, पर कुछ ही मिनटों में मैंने पाया कि मैं अपने शरीर से बाहर आ गया हूँ और इस समय अपने पलंग के एक ओर खड़ा हूँ और अपने सोए हुए शरीर को पलंग पर लेटे हुए देख रहा हूँ। मैंने फिर से घड़ी की तरफ देखा। अब 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। वहां कोई और मौजूद नहीं था। मैंने कमरे में 2-4 चक्कर लगाए और सोचने लगा कि पिछली यात्रा के समय यही सब कुछ कितना जटिल लग रहा था, पर आज तो सब एकदम सरलता से हो गया है। मुझे ठीक-ठीक याद है कि मेरे भारतीय मित्र ने मुझे पूरे 10 बजे वहां पहुंच जाने की बात कही थी। मैं प्रतीक्षा करने लगा, विश्वास था कि वह जरूर आएगा। अगली बार घड़ी की ओर देखा तो पूरे 10 बज रहे थे, पर अभी वह पहुंचा नहीं था। 5 मिनट और बीत गए। अब डर लगने लगा, कहीं सब कुछ उलट न जाए।
चिंता बढ़ गई जैसे जैसे एक एक पल बीतने लगा, पर मैंने भी अपने बलबूते पर प्रयोग न करने की ठान ली। इससे पहले कि अगली बार घड़ी की तरफ देखता, मुझे वही परिचित आवाज सुनाई दी। तुमने सोचा कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा? मेरे मित्र ने बताया कि आज वो अपने एक मित्र की मदद में लगा रहा था, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई थी। उसने बताया कि उसे मरने से डर लगता था और कई महीनों से बीमार होने के बावजूद उसने आखिरी दम तक मौत से लड़ाई लड़ी। उसने स्पष्ट किया कि उसका यह सब करना बेकार था, क्योंकि उसका मृत्यु का समय आ चुका था। इसीलिए उसने इच्छा शक्ति के बल पर कुछ सप्ताह तो प्राणों को नहीं निकलने दिया, पर अंत में मौत की ही जीत हुई। इस बीमारी ने इतने महीनों में उसके शरीर को इतना दुर्बल कर दिया था कि अब उस वायवी तत्व को अंदर रह पाना संभव नहीं था। वह बोला कि मैं तो इस वायवी यान से छुटकारा पाने में उसकी मदद कर रहा था, पर वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि शायद यही उसके इस भौतिक जीवन के बहुत समीप था, जिसे वह पहचानता था। उस व्यक्ति में वह इच्छा शक्ति जगह पाने में, जिससे कि वह वायवी तथा सूक्ष्म शरीर को अलग कर सके, जिसके चारों तरफ उसने इसे लपेट लिया था, सामान्य से कहीं अधिक समय लग गया था। अब वह ठीक है। मैंने उसे सूक्ष्म जगत के सहायकों के पास छोड़ दिया है, जो अब तक उसके पास रहेंगे जो तब तक उसके पास रहेंगे जब तक प्रकृति के नियम को समझते हुए वह कुछ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेगा। मैंने पूछा कि इस बार हम क्या करेंगे? उसने बताया कि मुझे निचले से ऊपर के स्तर पर जाने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। उसने बड़ी मेहनत से यह बात मुझे समझाई कि यद्यपि वह जिन खंडों को उच्चतर खंड कहता है, वे कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर हैं। हाँ, उनमें सघनता के आधार पर स्थितियां भिन्न हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आरती। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके, हैंड रेस करके। तो ये कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो। नहीं तो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। कल सुबह फिर 7:30 बजे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।